नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना संवाद। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है, ओमिक्रॉन का क्या असर है, देश में टीकाकरण की स्थिति क्या है, इसके बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोरोना संक्रमण से खुद भी बच सकते हैं और दूसरों का भी बचाव कर सकते हैं। क्या स्थिति है आखिर इस संक्रमण की देश में? हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह जी। एस.के. सिंह जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। नमस्कार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन की जो स्थिति है वो क्या है देश में? क्या हम इसे पीक माने? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कुछ राज्यों में इसमें गिरावट देखने को मिली है, खासतौर से दिल्ली और महाराष्ट्र में। आप कैसे देखते हैं इस रोग को? देखिए, जो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि पिछले दिसंबर 27 से आज हम सभी लोगों ने इस बीमारी में एक खास किस्म का उछाल देखा है जी। अगर हम शुरू की बात करें तो 27 नवंबर से पहले या जब WHO ने ये नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन घोषित किया था, जो कि साउथ अफ्रीका से फैलता हुआ यूरोप, अमेरिका और आज की तारीख में दुनिया के पूरे महाद्वीप में प्रचलित है ये। तो इसके साथ ही ये भारत में भी जिस तरीके से इस बीमारी का और ओमिक्रॉन की एंट्री हुई है और हमने सभी राज्यों में देखा, खास तौर पे हम दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल इनका जिक्र करना चाहेंगे, जहां ओमिक्रॉन का प्रतिशत करीब 100 के करीब पहुंच चुका है। और साथ ही जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ओमिक्रॉन में एक तेजी से फैलाव की एक प्रकृति है। दो चीजें इसके बारे में खास तौर से साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं। नंबर एक, ये तेजी से फैलता है। नंबर दो, इसमें वैक्सीन द्वारा दी गई इम्यूनिटी को पार करने की क्षमता भी एक हद तक है। तो इन दोनों ही कारणों के कारण हमने ये देखा कि इसमें केसों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और साथ ही एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि आपने कहा कि आज की तारीख में हम लोग जो गिरावट देख रहे हैं कुछ जगह पे, तो उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, ये बीमारी जो है इस प्रकार की है कि इसमें एक 14 दिन का पूरा पीरियड हम लोग लेते हैं। अगर हम इस बीमारी का इन्फेक्शियस पीरियड देखें, जबकि मतलब एक व्यक्ति को जो कि संक्रमित हो गया है वो कितने लोगों को और कितने समय तक बीमारी को फैला सकता है, इसको हम पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसको वायरस का कितना इन्फेक्शन हुआ है। अगर सीवियर इन्फेक्शन हुआ है और वायरस शेड करने का है तो इसका पीरियड करीब करीब हम 11 से लेकर 14 दिन तक का मानते हैं। तो जब तक 11 से लेकर 14 दिन तक के पूरे पीरियड के दौरान एक्टिव केसेस को, उनके द्वारा दिया गया ट्रांसमिशन को एक पूरी तरह से मॉनिटर करके एक ट्रेंड स्थापित ना कर लें कि ये गिरावट जो हमें टेम्परेरी रूप में दिखाई दे रही है 1 या 2 दिन की, ये वास्तविक गिरावट है कि या फिर हमें सिर्फ टेस्टिंग कम करने की वजह से या कुछ अन्य कारणों से भी ये गिरावट हम लोगों को दिखती है, जो कि हमको एक भ्रम की स्थिति पैदा करती है कि ये गिरावट का रूप आ गया है और हम लोगों ने पीक अचीव कर लिया है। जी जी। डॉक्टर एस.के. सिंह जी, अगर मैं बात कोरोना संक्रमण ओमिक्रॉन की करूं तो साथ में जो मौसम है इसमें भी सर्दी, जुकाम, खांसी लोगों को आमतौर पर होती है। कैसे पहचाने एक व्यक्ति की उसे कोरोना संक्रमण है, ओमिक्रॉन है या सामान्य खांसी जुकाम है? ये आपने बहुत ही एक वाजिब सवाल पूछा और साथ ही मैं अपना भी इसमें उदाहरण देना चाहूंगा कि जो सर्दी जुकाम है वो इस मौसम में और बदलते मौसम में, खास तौर पे जब हम लोग एक हीटेड वातावरण से बाहर की ओर जाते हैं या मौसम में एक बदलाव को अपने ऊपर लेते हैं, तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि हमारा शरीर एक तरीके के जुकाम, सर्दी जुकाम हम लोगों को हो जाता है, जो कि अमूमन हर मौसम, बदलते मौसम के साथ ही होता रहता है। तो ये एक इसको प्लस कोविड के संक्रमण को हमको एक बहुत ही तरीके से देखने की जरूरत है। तरीके से मेरा मतलब कि हमें सर्दी जुकाम आया है, उससे पहले क्या हमारा किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क हुआ है जो कि कोविड से पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ हो, नंबर एक। नंबर दो, या हम इस प्रकार का अपने आसपास देखें कि मेरे घर में मेरे साथ ही और लोग जो रहते हैं उनमें भी संक्रमण, इसमें इस बीमारी में ओमिक्रॉन में सेकेंडरी अटैक रेट बहुत ज्यादा पाया गया है। मतलब एक घर में यह बीमारी अगर एक आदमी को होती है तो बहुत ज्यादा संभावना इस बात की है कि हमारे 70% जो घर के सदस्य हैं उनमें भी ये बीमारी का
प्रकोप हो सकता है। तो ये दो कारण है। रही बात लक्षणों की, लक्षण इसके बिल्कुल मामूली से होते हैं शुरुआत में, और ये डिपेंड करता है बीमारी का हमको कितना वायरस का प्रकोप हुआ है या हमारे शरीर की इम्यूनिटी किस प्रकार की है। इन दोनों के ही एक परस्पर इंटरेक्शन से एक बीमारी अपना रूप लेती है। अगर वायरस का ज्यादा प्रकोप होगा तो निश्चित रूप से हमको गंभीर बीमारी भी हो सकती है, लेकिन अगर वायरस का हल्का प्रकोप होगा तो हमको सर्दी जुकाम हल्के से बुखार के साथ हम लोग इस बीमारी पे विजय प्राप्त कर लेते हैं अपनी इम्यूनिटी के कारण। रही बात लक्षणों की, लक्षणों के द्वारा इसको पहचानना आज की तारीख में काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी जैसा कि आपने राष्ट्रीय गाइडलाइंस भी देखी होंगी, हमने इनको A, B, C, D कैटेगरी में विभाजित किया है। और हल्का सर्दी जुकाम का मतलब यह है कि अगर ये बीमारी भले ही ओमिक्रॉन के द्वारा हो, भले ही हमारे कोविड के द्वारा हो, अगर हमारे होम आइसोलेशन में इस बीमारी को हल्के लक्षण के साथ हमने रखने की एक हिदायत सरकार ने जारी की है। मतलब ये कि घर में रहते हुए हल्की बीमारी को हम लोग न तो फैलने से बचाएं, नंबर एक। नंबर दो, अगर हमको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है तो हम बेमतलब में हॉस्पिटल के बेड्स को ऑक्यूपाई करके, जो कि किसी अन्य गंभीर मरीज के काम आ सकते हैं, उसको ऑक्यूपेंसी से बचाएं। जी, टीकाकरण को लेके मेरा सवाल आपसे है, तो टीकाकरण को लेके इस समय स्थिति क्या है देश में? और एक सवाल ये कि टीकाकरण के बाद भी कुछ लोगों को ये संक्रमण हुआ है, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। पहली बात तो मैं टीकाकरण की बात में करूंगा। विश्व का सबसे तेजी से फैलने वाला या सबसे तेजी से चलने वाला टीकाकरण कार्यक्रम भारत देश में हो रहा है, और इसके फलस्वरूप ही आज तारीख में 157 करोड़ से ज्यादा डोजेस जो है हमारी जनता को दे चुके हैं। इसके साथ ही दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो हमारी सरकार ने लिए हैं, खास तौर के इसके खतरे को, जो कि हेल्थ केयर वर्कर जो कि सबसे ज्यादा इस खतरे का सामना करते हैं, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और जो हमारे बुजुर्ग हैं जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके लिए एक प्रिकॉशनरी डोज का इंतजाम किया है, जिससे कि उनको एक अतिरिक्त प्रोटेक्शन की लेयर मिल सके। नंबर दो, जो हमारे बच्चे हैं, जो कि हमारे सबसे ज्यादा आज की तारीख तक बचाव के रूप में रहे हैं जी, लेकिन ये सबके को हमने 15 से 18 साल की उम्र के बीच में भी सरकार ने अपने कार्यक्रम को इसमें बढ़ाया है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, ये सब एक साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। जैसा कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री रोज सुबह सब साइंटिस्ट के साथ चर्चा करते हैं और उसके बारे में एक नीति निर्धारण को एक दिशा देते हैं। तो इसी दिशा के अनुरूप जब हमें यह देखा कि साइंटिफिक एविडेंस 15 से 18 साल के बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में मिल गया है, तो सरकार ने इसको उस वर्ग में इस टीकाकरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अब आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा है खास तौर पे, जिससे कि कुछ टीका लगे हुए लोगों को भी संक्रमण देखा गया है, इसके बारे में दो बातें मुख्य तौर पर कहूंगा। टीके से जो बचाव होता है या जो टीके से हम लोगों को प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है, उसके दो मुख्य रूप होते हैं। नंबर एक, वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है। हर वैक्सीन की एफिकेसी हमने देखा है कि विभिन्न वैक्सीनों की 80 से लेकर 90 से लेकर 95% तक है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100% वैक्सीनेशन के कवरेज में भी वैक्सीन एफिकेसी कम होने के कारण प्रोटेक्शन से वंचित रह जाते हैं, और ये लोग जो है जब उनका वायरस से सामना होता है तो निश्चित रूप से वायरस उसको उन लोगों को संक्रमित कर सकता है। ये तो हो गया हमारा वैक्सीन की दृष्टि से, लेकिन कुछ ऐसे भी वेरिएंट होते हैं जो कि वायरस की प्रतिरोधक क्षमता को पार कर जाते हैं, जैसा कि हमने ओमिक्रॉन के बारे में मैंने शुरू में कहा। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट में यह क्षमता है कि वायरस के द्वारा, ये जो वैक्सीन के द्वारा दी गई इम्यूनिटी को कुछ हद तक वो पार कर सकता है। ये बात बहुत ध्यान देने की है कि मैंने इसमें कहा है कुछ हद तक, मतलब कि वैक्सीन का प्रोटेक्शन हमें डेफिनेटली मिलेगा, और वैक्सीन का प्रोटेक्शन दो प्रकार से होता है। नंबर एक, कि हमको बीमारी ना लगे। नंबर दो, अगर लगे तो उसकी सीवियरिटी, उसकी जो गंभीरता है वो एक सीमा के अंदर रहे, मतलब उसके बाद हम इलाज कराएं और अपने स्वस्थ हो जाएं। और तीसरी चीज है मॉर्टेलिटी। ये दो चीजें, सीवियरिटी और मॉर्टेलिटी, इसके बारे में एक बिल्कुल साइंटिफिक रूप से स्थापित हो चुका है कि वैक्सीन इसमें हमें डेफिनेट प्रोटेक्शन देती है। और हमने पिछले 2 सालों में देखा, अगर हम तीनों लहरों की बात करें, पहली वेव जब हमारी आई थी तब हमारा वैक्सीनेशन का कवरेज बिल्कुल नहीं था। दूसरी आई तब हमारा वैक्सीनेशन का कवरेज आगे की ओर बढ़ रहा था, और उसी के फलस्वरूप दो कारण थे, डेल्टा प्लस
वैक्सीन का कवरेज कम होना, इन दोनों ने हमारे समाज को एक जो इंटेंसिटी से प्रभावित किया। जैसा कि हमने देखा, हाई मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, जिसने कि हमारे हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह से ओवरवेल्म कर दिया सेकेंड वेव में, ये देखने को मिला। लेकिन आज जब हमारा वैक्सीन का कवरेज है, तो आप देख रहे हैं, आपके आसपास भी देखेंगे कि हॉस्पिटल बीमारी काफी मात्रा में फैली हुई है। कई शहरों में तो हमारे यहाँ 30% से ज्यादा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है। जैसे कि दिल्ली का ही आप देख लीजिए, 30% टेस्ट पॉजिटिविटी रेट होने के बावजूद भी, इतने ज्यादा एक्टिव केसेस का लोड होने के बावजूद भी, हमारे हॉस्पिटल की क्षमता से आधी से ज्यादा, और बल्कि 3/4 से ज्यादा करीब हॉस्पिटल बेड खाली है। मतलब जो बीमारी की इंटेंसिटी है, उसको हमारे वैक्सीनेशन कवरेज ने काफी हद तक कम कर दिया है। और यही हमारा मुख्य उद्देश्य भी था कि बीमारी को हम इस लेवल पे ले जाएं जिस तब के हमारा हेल्थ सिस्टम उसको एक सफलतापूर्वक उसको डील करने में सक्षम हो पाए। तो ये हमारे वैक्सीनेशन कार्यक्रम की एक सफलता की ओर इशारा करता है, जिसको कि बहुत लोग इस तरीके से नहीं ले पाते कि ये हमको जो आज की तारीख में जो चारों तरफ बीमारी का जो थर्ड वेव होने के बावजूद भी जो हमको दृश्य देखने को मिल रहा है, वो उस प्रकार का नहीं है जो कि हमने सेकेंड वेव के द्वारा देखा। इसमें दो चीजें हैं, नंबर 1 ओमिक्रॉन, नंबर 2 हमारे वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता। जी, डॉक्टर एसके सिंह जी, इस समय एक सवाल लोगों के मन में और आता है। एक तो गंभीरता, जो रोग की गंभीरता जैसी दूसरी लहर में देखने को मिली, या तीसरी लहर में भी मैं कहूं दुनिया के दूसरे देशों में देखने को मिल रही है, अपने देश में उतनी लहर का असर इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कितने वेरिएंट, अगर किसी रोग की हम बात करें, क्या कुछ इसका वो चरण रहते हैं क्या, 5, 7, क्या कोई जानकारी ऐसी है? देखिए, ये एक आरएनए वायरस का जो एक म्यूटेशन होता है, एक सामान्य प्रक्रिया है, और हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के म्यूटेशन इसमें होते रहते हैं। ये 3-4 म्यूटेशन जो आप लोग, जो आम जनता को जानकारी है जिनकी, उनके अलावा भी कम से कम हजारों म्यूटेशन हुए हैं, जिनको कि साइंटिस्ट और वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए कौन से म्यूटेशन, कौन से वेरिएंट एक जनता के लिए उपयोगी है, या उपयोगी या अनुपयोगी है, या जो जनता में पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट करते हैं, मतलब या हमारे टीकाकरण को प्रभावित करें, या बीमारी की सीवियरिटी को प्रभावित करें, या बीमारी के ट्रांसमिशन को प्रभावित करें, या हमारा जो इलाज की क्षमता है उसको प्रभावित करें। तो ये 4-5 मुख्य उद्देश्य हैं जिनके कारण हम वेरिएंट के असर के कारण जो बीमारी को प्रभावित करते हैं। तो आज जैसा कि आपने अभी अभी प्रश्न पूछा कि कितने वेरिएंट आते हैं, तो ऐसी कोई क्षमता नहीं है। ये एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और एक जीनोम बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, जैसे स्पाइक प्रोटीन एरिया, जहां से कि वायरस अपने आप को हमारे शरीर के कोशिकाओं से अपने आप को जोड़ता है। तो अगर उस एरिया में म्यूटेशन होगा जो कि उसके जोड़ने की क्षमता को तेज करेगा, तो ट्रांसमिशन बढ़ सकता है, जैसा कि ओमिक्रॉन में हुआ, 501 जो म्यूटेशन इसमें आया उसके कारण। तो एक तो ये होता है। दूसरी बात, कितने म्यूटेशन आ सकते हैं, इसके बारे में कोई ऐसी निश्चित अभी तक जीनोमिक एक्सपर्ट्स के ओपिनियन नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हम एक चीज देख सकते हैं कि वायरस अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये म्यूटेशंस करता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी दवाइयां हैं, जो हमारे प्रिकॉशंस हैं जो हम लेते हैं, जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उन सबको पार कर सके और अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उपयुक्त बना सके। तो वायरस अपने को सर्वाइव करने के लिए, उपयुक्त बनाने के लिए ये म्यूटेशंस करता है। तो ये एक अलग बात है कि वो म्यूटेशंस हमेशा हानिकारक नहीं रहते, और जैसे जैसे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उन वायरस को पहचानने लगती है, उन म्यूटेशंस को पहचानने लगती है, हम उससे लड़ने में और सक्रिय होते जाते हैं या और स्ट्रांग होते जाते हैं। और यही हमारी सफलता का, आपने देखा होगा, पहले H1N1 था जो कि स्वाइन फ्लू की तरह आया, पूरे देश में एक तरीके का भय का वातावरण आ गया। लेकिन आज अगर हम H1N1 को देखें तो हम जानते हैं कि एक ये सामान्य सी बीमारी है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। जिसको बीमारी होती है वो अपनी जांच कराता है, इलाज कराता है, ठीक होकर अपने घर जाता है। तो ये एक सामान्य बीमारी का रूप, मुझे लगता है कुछ ही दिन में हम इस बीमारी को भी इसी तरीके से देख पाएंगे, और
आज की तारीख में तो वैज्ञानिक दृष्टि से तो इतना कहना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो जीनोमिक म्यूटेशंस का एक नजरिया हमको मिलता है, उसके आधार पर हमारी ये उम्मीद है कि बड़ी जल्दी हम ये देख पाएंगे कि ये वायरस भी अपने म्यूटेशंस को एक तरीके से इस लेवल पर ले आएगा, जबकि एक बीमारी हमारी एंडेमिसिटी पे आ जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर एस के सिंह साहब, अगर मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं तो जो हमें ऑक्सीजन का संकट दूसरी लहर में देखने को मिला या दवाइयों का संकट देखने को मिला, क्या इस बार हमारी तैयारी पूरी है, हम तैयार हैं? दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि राज्यों के बीच समन्वय, क्योंकि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, किस तरह से समन्वय राज्यों के बीच हो रहा है? क्योंकि केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, इन राज्यों में केस अधिक सामने आए हैं। देखिए, केस का सामने आना एक अलग बात है, लेकिन जो आपने समन्वय की बात की और जो एक नीतिबद्ध तरीके से इस बीमारी को का सामना करने की बात कही, वो मुख्यतः हमारे लिए है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बतलाया कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे राज्यों के साथ मिलके, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि हमारा एक्ट लगा हुआ है, डीडीएमए एक्ट, जिसको कि हम कहते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डीएमए एक्ट के तहत ये बीमारी को एक महामारी घोषित किया गया है और इस एक्ट के तहत यह सभी राज्यों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो केंद्र द्वारा निर्धारित नीति का एक नीतिबद्ध तरीके से इसका पालन करें, और इसके लिए उनको केंद्र से सहयोग भी मिलता है और केंद्र से साइंटिफिक और टेक्निकल सलाह भी मिलती है। रही आज की तारीख में अगर हम देखें समन्वय की जो आप बात कर रहे थे, एक बहुत ही हमारे साइंटिस्ट का एक एक्सपर्ट ग्रुप है, एम्पावर्ड ग्रुप है, और हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे दूसरे मंत्रीगण भी जो इस समूह के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, वो सभी साइंटिस्ट इसके बारे में चर्चा करते हैं। और जो आपने ऑक्सीजन की बात कही, एम्पावर्ड ग्रुप को एक अलग अलग कार्य दिए गए हैं। ऑक्सीजन के लिए एक अलग सेक्रेटरी साहब हेड करते हैं उसको, और हमारी बेड की क्षमता के लिए अलग सेक्रेटरी साहब हेड करते हैं, दवाइयों के लिए अलग एम्पावर्ड ग्रुप है। और इन सभी का एम्पावर्ड ग्रुप का एक संयोजित तरीके से एक समय समय पर विश्लेषण, एक असेसमेंट होता रहता है। उस असेसमेंट के तहत जहां कहीं भी जरूरत पाई जाती है, ऊपर से हमको निर्देश मिलते हैं कि इसमें हमें स्ट्रेंथ करने की जरूरत है। तो इसमें एक सिलसिलेवार तरीके से सभी राज्यों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय बैठकें करता है, जो कि सचिव स्तर पर भी होती है और सचिव से कैबिनेट सचिव स्तर पर होती है। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पीएमओ के हैं वो भी बैठक लेते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री तो लगातार राज्यों के साथ बैठकें अपनी जारी रखे हुए हैं, हर राज्य की गतिविधि पे, हर राज्य में बीमारी का फैलाव कैसे हो रहा है और उसके तहत कितनी तेजी से हमको प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता है, बेड की प्रिपेयर्डनेस, दवाइयों की प्रिपेयर्डनेस, ऑक्सीजन प्लांट्स की एक मॉक ड्रिल हो चुकी है, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट को किस तरीके से वो जब अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको किस तरीके से एक तुरंत एक समयबद्ध तरीके से संचालित किया जा सके, इस सब की समय समय पर जांच होती रहती है। और जहां तक आपने बात की, बिल्कुल हमने दूसरी लहर के दौरान बहुत सारे सबक लिए हैं, जिनमें मुख्य सबक है प्रिपेयर्डनेस। मुख्य सबक है कि किस तरीके से हमको बीमारी पर नजर रखनी है। एक सर्वेलेंस के तहत हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और रेस्पॉन्स की पूरी एक्टिविटीज को इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से गाइड करते हैं। और जहां पे भी कमी मालूम पड़ी, जैसे आपने 4-5 राज्यों का जिक्र किया, निश्चित रूप से इन राज्यों में बीमारी बढ़ी है, लेकिन आपने साथ ही ये भी देखा होगा कि किस प्रकार सरकार ने तत्परता से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर तत्परता से इस सिचुएशन का सामना किया और बीमारी को एक अपने कंट्रोल में रखा। न केवल हमारी बीमारी की सीवियरिटी को, बट उससे उपजित होने वाली मॉर्टेलिटी को भी एक कंट्रोल में रखा। तो यही हमारी कार्यनीति की एक सफलता का एक क्लियर विजन है, जो कि एक स्वास्थ्य मंत्रालय एक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें साइंटिफिक डाटा, टेक्निकल लोगों की एक्सपर्ट सलाह और एक इफेक्टिव मैनेजमेंट जो हमारी ब्यूरोक्रेसी और जो हमारे सचिव महोदय के निर्देशन में चलता है, ये सब हमारे लिए एक बहुत ही एक गाइडेंस का काम कर रहे हैं। और इसी का फलस्वरूप आपने ये देखा है कि सभी राज्यों में आज की तारीख में इतना हाई फैलाव होने के बावजूद भी हम लोग इस बीमारी से लड़ने में एक सफलतापूर्वक इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें जनता का सहयोग सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा हमारी आम जनता के लिए और हम सब लोगों के लिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली वेव के दौरान ही हम लोगों को यह मूल मंत्र दिया था, वो हमारे लिए रामबाण है। चाहे वेरिएंट कोई भी हो, अगर हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारे लिए, हम लोग उसको पालन करेंगे तो वो हमारे लिए ढाल का काम करेगा और हमें हर वेरिएंट से 100% सुरक्षा प्रदान करेगा।
तो ये एक मुख्य बात है जो कि जनता, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस बीमारी से आज की तारीख में लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम इसी तरह आपस में समन्वय बनाकर आगे बढ़ते रहे तो कोई कारण नहीं है कि हम जल्दी ही इस वेव पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। जी बिल्कुल, जनता के सहयोग की बात आपने की, जन भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाएं, सरकार अपनी नई नई योजनाएं शुरू करती है, घोषणाएं भी करती है, तमाम तरह के अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन जन भागीदारी एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि अगर जन भागीदारी नहीं होगी तो इस संक्रमण पर विजय नहीं पाई जा सकेगी। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? जन भागीदारी, लोगों को जागरूक करना। बिल्कुल आपने सही बात कही, जागरूक करना और उनको सही सही तकनीकी जानकारी देना बीमारी के बारे में, ये सरकार का फर्ज है। और सरकार का यह भी फर्ज है कि हम उनको सबको ये बताएं कि किन उपायों को लेकर इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सकता है, क्योंकि ये एक पब्लिक हेल्थ बीमारी का रूप है। हम इस बीमारी को सामान्य बीमारी, किडनी की बीमारी या लिवर की बीमारी की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि एक दूसरे से जो संक्रमण फैलता है वो इस बीमारी की सीवियरिटी और इस बीमारी को एक गंभीर बीमारी बताता है या महामारी बनाता है। और इसी कारण बहुत आवश्यक है कि हम सब लोग कम्युनिटी के रूप में और एक जन आंदोलन के रूप में इस बीमारी से अपने आप को तैयार करें इसके लिए, और सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर इसका सहयोग करें। अब आपने बात की जन भागीदारी की, आपने देखा होगा कि जैसे ही जनता जागरूक हो जाती है और सरकार के कदम से कदम मिलाने लगती है तो ये बीमारी उस तेजी से अपना फैलाव नहीं कर पाती। और जब फैलाव रुक जाता है तो निश्चित रूप से हमारा सीवियरिटी के लोगों का भी दायरा रुक जाता है और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको समय मिल जाता है कि एक समुचित इलाज जनता को दे पाए, जिससे कि उनकी रिकवरी में एक प्रगति हो और हम उसमें मोर्टेलिटी जो हमको दूसरी वेव के दौरान काफी हद तक मिली थी उससे हम अपने को बचाव करें। आज मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी दूसरी वेव की अपेक्षा आज की तारीख में मोर्टेलिटी कम से कम 10 गुना कम है। अगर आप देखेंगे तो इस पॉजिटिविटी पे दिल्ली में एक समय में 300 करीब 250 से 300 मृत्यु प्रतिदिन हो रही थी, और आज हमारे दिल्ली का ही अगर मैं उदाहरण दूं आपको तो 30 से लेके मैक्सिमम जो डेथ हुई है वो 40 ही हुई है एक दिन में। ये वो भी अनफॉर्चुनेट है, मृत्यु किसी की भी होना एक दुखद बात होती है, न केवल उस परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी। लेकिन जहां तक हमको बीमारी से लड़ने की बात है, हम सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि सब लोग अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें और सब लोग एक कंधे से कंधा मिला के पूरे समाज को भी सुरक्षित रखें। डॉक्टर एसके सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, कुछ लोग ऐसे हैं देश में 6-7% करीब जिन्होंने अभी भी वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है, और दूसरा मेरा सवाल आपसे यह है कि ओमिक्रॉन को कुछ लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। दोनों ही सवाल आपने बहुत ही अच्छे बात कहे। ये गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन होता है एक तरीके का कि हम लोग एक टीकाकरण को इतने हल्के में ले, और न सिर्फ वो अपना नुकसान करते हैं बल्कि साथ ही पूरे समाज का भी नुकसान करते हैं, क्योंकि ये कीटाणु जो होते हैं, इसके जो वायरसेस होते हैं, अगर कहीं इसके वो रह जाएंगे, संक्रमण रह जाएगा तो डेफिनेटली ये आगे कभी भी जब भी इम्यूनिटी उनको अपना मौका मिलेगा तो ऐसे लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी भी कह चुके हैं, कि टीकाकरण को हम लोग एक अपना समर्थन दें, समर्थन के साथ ही उसको अपनाएं भी। तो जो 7-8-10% की कमी रह गई है वो भी पूरी करें, और जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं जिनके लिए अभी टीकाकरण उस मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाया है, और जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं खास तौर पे, जिनको कि इस संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, जैसे ओमिक्रॉन में आप देखेंगे कि हमारे हॉस्पिटलाइज जो सीरियस मरीज हैं आज की तारीख में, चाहे वो आईसीयू में हो या वेंटिलेटर पे हो, उनमें ज्यादातर बुजुर्ग लोग हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज है। तो कोमॉर्बिडिटीज लाइक हाइपरटेंशन, कैंसर या डायबिटीज, इस टाइप की बीमारी है, तो इन लोगों में बीमारी की गंभीरता ज्यादा बढ़ जाती है। रही बात दूसरी, आपने ओमिक्रॉन की बात करी, ओमिक्रॉन निश्चित रूप से एक माइल्ड डिजीज दे रहा है, लेकिन हमको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि ओमिक्रॉन का इतना संक्रमण होने के कारण आज हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू में भी मरीज हैं, और कुछ लोग हमारे अकाल ही मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे हैं। तो जिन लोगों में कोमॉर्बिडिटीज है, जिन लोगों में की उम्र 60 से ऊपर है, और जिन लोगों को
कोई और बीमारी पहले से है, अगर उनमें ओमिक्रॉन का खतरा साथ में हो गया तो निश्चित रूप से खतरा डबल हो जाता है। और इस सब की जिम्मेदारी पूरे समाज की है, न केवल हम उस पर्टिकुलर वर्ग आयु वर्ग को देखेंगे या अपने बच्चों को देखेंगे। बच्चों में भी इस बीमारी का थोड़ा सा प्रकोप ज्यादा है, तो इसलिए मेरा ये सबसे निवेदन ये रहेगा कि हमको इस बीमारी को किसी भी तरीके से हल्के रूप में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम हल्के रूप में इस बीमारी को लेंगे तो निश्चित रूप से यह बीमारी हम लोगों को एक सीरियस चैलेंजिंग रूप भी दे सकती है। और इसीलिए मेरा ये आप सब लोगों से और जनता, आम जनता से भी यह निवेदन है कि ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो या आने वाला कोई भी वेरिएंट हो, हम सब लोगों को इसके प्रति सजग रहना है। सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोगों ने सावधानी इसके प्रति नहीं रही, इसको हमने हल्का मानते गए, तो ये बीमारी चलती रहेगी। बिल्कुल सिंह साहब। और जो हम सेकंड वेव की जो पीक की और इसकी बात कर रहे हैं कि एक समय बाद हम सभी लोगों के मन में ये विचार है कि जिस तेजी से ये बीमारी फैल रही है उसी तेजी से नीचे भी आ जाएगी। तो लेकिन अगर हम लापरवाही बरतेंगे, अगर सरकार के कदमों से सहयोग नहीं करेंगे, वैक्सीनेशन में लापरवाही बरतेंगे, तो निश्चित रूप से बीमारी लंबी चलेगी। और कोई भी चीज बीमारी का लंबा चलना न केवल समाज बल्कि हमारे हेल्थ सिस्टम पे भी एक अतिरिक्त भार देता है। और हम सब लोग देख रहे हैं कि 2 साल से जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, जो सब लोग इस दिन रात बिना थके इस बीमारी से लड़ रहे हैं, वो भी थक चुके हैं। तो लोगों को भी हमें सहयोग की जरूरत है। बिल्कुल सिंह साहब। इसलिए सब समाज से मेरा एक अनुरोध है और एक कि हमारे प्रधानमंत्री जी के उपायों को पूरी तरह से अपनाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। जितनी हमारी जिम्मेदारी है, टीकाकरण, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, 2 चीजें अगर हम करके सरकार का सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम बहुत जल्दी इस लहर पर भी काबू ले लेंगे। जाहिर सी बात है डॉक्टर एसके सिंह साहब, आपने जो हमें एक सवाल का उत्तर दिया है, जो जानकारी दी है, उससे लोगों को लाभ होगा, फायदा होगा। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।